तो मैंने आपको कहा कि बाज़ एमसीक्यूज़ आपको ऐसे एग्ज़ाम में आएंगे जिसके आंसर आपके उस एमसीक्यूज़ उस स्टेटमेंट में होंगे, लेकिन इस टाइम आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप उस एमसीक्यूज़ को समझें। अगर आप उस एमसीक्यूज़ को समझेंगे तो आप जो है उसी एमसीक्यूज़ से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि एमसीक्यूज़ 25 में अगर आप देखें तो इसमें आपको कह रहे हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है जिसमें लोगों का या एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मतलब काम करने पर जोर दिया गया है। तो अगर ऑप्शन ए को देखें साइंटिफिक मैनेजमेंट, कोई इससे जोड़ नहीं मिलती, ठीक है। कंटिजेंसी थ्योरी कोई जोड़ नहीं मिलती, कॉज थ्योरी कोई जोड़ नहीं मिलती। लेकिन अगर ऑप्शन बी को देखें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन अभी हमने बात की कि कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करे, बातचीत करे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करे। तो ऑप्शन बी जो है आपके पास ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि ये ऑप्शन बी जो है हमारे साथ क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम देते कि जब भी आप एमसीक्यूज़ को हल करें तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ को हल करने का पहला तरीका ये होता है कि जब आपको पेपर दे दिया जाए, क्वेश्चन शीट जो है आपको दे दी जाए, तो आपने जो है स्टार्ट में 30 मिनट जो है 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है आपने उस पेपर को सबसे पहले रीड आउट करना होगा, ठीक है। मतलब 70 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो 70 एमसीक्यूज़ को आपने सबसे पहले रीड आउट करने होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट्स को। और इसी दौरान आपको जो जिन एमसीक्यूज़ पर आप जो है 100% श्योर हो कि इसका आंसर ये है, तो आपने उस दौरान उसको मार्क कर देना है पेंसिल से, ठीक है। फिर 30 मिनट्स तक जो है आपने उसको क्या करना होगा, आपने उसको रीड आउट करना होगा बार बार, ठीक है। और जो आपको ठीक ऑप्शन आते हैं उसको आपने पेंसिल के साथ मार्क करने हैं। पेंसिल के साथ मार्क करने के बाद फिर 30 मिनट के बाद आपने के पास टोटल 60 मिनट रह जाते हैं। उस 60 मिनट्स के दौरान आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने जो ऑप्शन 100% जिस पर आप श्योर हो आपने उसको फिल करने हैं, ठीक है। जो बबल शीट होती है आंसर शीट, उस पर आपने क्या करनी है, फिल करनी है। फिर उसके बाद वो एमसीक्यू जिस पर आपको डाउट हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर डाउट की भी मैं आपको यहाँ पर तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको एमसीक्यूज 26 को देखें, एमसीक्यूज 26 में कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है जिसमें जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और शेयर वैल्यूज पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ऑप्शन ए में मिसाल के तौर पर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया गया है, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी कई दी गई है और कंटेंजेंसी थ्योरी। तो अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट और कंटेंजेंसी थ्योरी को देखें तो इसका स्टेटमेंट के साथ कोई जोड़ जो है वो नहीं मिलता। लेकिन अगर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थ्योरी को देखें तो आपका जो है इन दोनों में शक आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले साइंटिफिक और कंटेंजेंसी थ्योरी पर आपने पेंसिल से क्रॉस लगाना है और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर थ्योरी में आपको शक है। तो शक के बेस पर अब आपके पास जो है 50-50% चांसेस है। अगर आपने एक को मार्क किया तो 50% चांसेस है कि आपका आंसर ठीक हो गया है, ठीक है। और फिर अगर मतलब 50% चांसेस होते हैं आपके कि आपका आंसर ठीक हो गया और इसी तरह से 50% चांसेस होते हैं कि आपका आंसर जो है ये गलत हो गया। तो शक के बेस पर, डाउट के बेस पर अगर आप तुक्का लगाते हैं तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो ऑप्शन है वो क्या है, वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप जो है बगैर किसी शक के और आंखें बंद करके तुक्का लगाते हैं तो इससे फिर कोई भी मतलब 1% चांस भी नहीं होता कि आपका आंसर जो है वो ठीक होगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आपने शक के बेस पर आपकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिस पर आपको शक हो तो उसको सॉल्व करने होंगे और फिर लास्ट में जो है आपने तुक्का लगाना होगा, ठीक है। मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसमें कौन सा आंसर आना है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपने तुक्का लगाना होगा, ठीक है। ओके। फिर हमारे साथ एमसीक्यूज नंबर 27 है जिसमें कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है मंदरजा झील में से। वालेकुम अस्सलाम।
काइंडली सारे स्टूडेंट जो है अपने माइक म्यूट कर दे ताकि स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। हाँ ना, काइंडली ये सारे स्टूडेंट जो है अपनी माइक जो है म्यूट कर दे, या मैं ही खुद ही म्यूट कर देता हूँ, आपको यह तरीका आता होगा या नहीं। चलिए मैंने म्यूट कर दिया है। ओके, कोई रहे तो नहीं गए, चलिए ठीक है। अच्छा, MCQs 27 में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मंजिल में से कौन सी जो है वो ट्रू है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसमें हमारे साथ जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है। इस इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बात की गई थी कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो रिजल्ट्स है उसको इम्प्रूव बनाना चाहते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के जो माशरती नॉर्म्स हैं, मतलब जो तौर तरीके हैं, जो कानून व कवायद है, उसका हम ख्याल रखें। और वो जिन चीज़ों को अहमियत देते हैं, जिन चीज़ों के बारे में उनकी क्या होती है, उनको जो है वो बहुत ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो उनकी जो वैल्यूज़ होते हैं उसका भी हम ख्याल रखें, तो इससे जो है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान भी एक रिलेशनशिप बनेगी, और इसके साथ साथ वो एम्प्लॉयज़ जो है फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई होंगे और वो फिर दिल लगाकर अपने काम कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, ठीक है। MCQs 28 में कहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी थी जो कि इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करती थी कि हर एक एम्प्लॉय को चाहिए कि वो क्रिएटिव सोचे। क्रिएटिव से मुराद एक ऐसी सोच जो कि कोई दूसरा जो है उसको ना सोचे, ठीक है, कोई दूसरा जो है उसको ना सोच सकता हो, मतलब नई सोच को वो पैदा करें, नई सोच को, नए आइडियाज़ को, नए इन्वेंशन वो करे, ठीक है। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन करे, ठीक है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी जो कि इस बात को प्रमोट करती थी और इस बात को सपोर्ट किया करती थी, तो वो हमारे साथ इनोवेशन इनोवेशन थ्योरी थी। इनोवेशन थ्योरी जो थी वो इस बात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी कि एम्प्लॉयज़ को जो है इतनी आज़ादी दी जाए कि वो अपने जो न्यू आइडियाज़ है उसको हमारे साथ जो है शेयर करे, और अपनी जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है। MCQs 29 अकॉर्डिंग टू द सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम थ्योरी के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मंजिल में से कौन सी ट्रू है। ऑर्गेनाइजेशन आर ओपन सिस्टम दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एनवायरनमेंट। और अब देखिए यहाँ पर भी आप लोग जो है इसी MCQs से ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें हमारे साथ कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो आप जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसमें जो बात होगी तो वो सिस्टम के हवाले से होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन आर ओपन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ओपन सिस्टम है जो कि उसके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, तो वो माहौल जो है इस सिस्टम को क्या करती है, इस पर असरानंदाज होती है, इसको अफेक्ट करती रहती है। तो ये सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, और इस सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बात की गई थी कि हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, तो ये ओपन सिस्टम होते हैं, और इन पर जो असरात मुरतब होते हैं तो वो इस सिस्टम के अंदर जो इन्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो माहौल होता है, तो ये माहौल जो है इस सिस्टम को मुतासिर करती रहती है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQs 30 which organizational theory emphasizes the importance of participatory decision making and employee empowerment, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, तो ऑप्शंस को अगर आप देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, कंटेंजेंसी थ्योरी, एम्पावरमेंट थ्योरी, तो ऑप्शन डी हमारे साथ क्या आ गई, एम्पावरमेंट थ्योरी आ गई। इस तरह के बहुत सारे MCQs आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे,
तो अगर आपको मेरी बात याद रहे, ठीक है, अगर आपने मेरी बात को याद रखी तो इंशाल्लाह आपको फिर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। ऑप्शन डी। MCQs 31. Which organizational theory views organization as social system and emphasize the importance of employee participation and self management? ठीक है, तो वही बात है। देखिए, कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी थी जिसमें ये बात की जाती थी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक सोशल सिस्टम होता है। सोशल सिस्टम से मुराद ये है कि इसमें मौजूद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत होती है, ठीक है। इसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है क्या करती थी, एम्फसाइज करती थी, जोर दिया करती थी, इस बात को सपोर्ट किया करती थी कि एम्प्लॉयज़ जो है वो एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, कोलैबोरेट करे और इसी तरह से खुद से काम करने को मैनेज करे, खुद से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करे। तो ये बातें जो है वो कौन सी थ्योरी में की गई थी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। इसी तरह से हाँ जी बिल्कुल, MCQ ट्रिक जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप जो है इसको गौर से सुने, ठीक है। MCQ 32 में कहता है कि which organizational theory emphasize the importance of the leader personality and behavior in shaping the organization culture and performance। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में मैंने आपको लीडरशिप के स्टाइल्स बताए थे, ठीक है, जिसमें हमारे साथ ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी था, जिसमें हमारे साथ डेमोक्रेटिक स्टाइल भी था, जिसमें हमारे साथ लेजेस फेयर स्टाइल भी था और इसी तरह से करिस्मेटिक स्टाइल भी था। करिस्मेटिक स्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लीडरशिप की वो स्टाइल है जिसमें जो लीडर्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो कि लोगों को अपनी तरफ क्या करती है, मुतवज्जो करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और उनमें ऐसे खसूसियात होते हैं जिसकी वजह से लोग उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए होते हैं। तो कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है जो कि इस बात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी कि लीडर्स की जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, और जो बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को जो है अपनी तरफ क्या करे, मुतवज्जो करे, अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करे और फिर वो लोग जो है अपने जो लीडर है, ठीक है, उसको फॉलो करे, ठीक है। तो वो हमारे साथ करिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है, ठीक है। ऑप्शन डी। एमसीक्यूज 33 में कहते हैं, MCQ 23 में है, कहते हैं कि ये कौन अपने बच्चे को सुला रहा है, लोलोश। MCQ 33 MCQ 33 में कहते हैं कि according to institutional theory of organization, what are the three pillars that organization use to gain legitimacy, ठीक है। कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो तीन पिलर, वो तीन सतून कौन से हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की लेटिमेसी को गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कंपटीशन में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो हमारे साथ सिम्बोलिज़म है, इसके साथ साथ सिम्बोलिज़म है, इसके साथ साथ सेरेमनी हो गई एंड रिटोरिक। ये हमारे साथ तीन पिलर्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की जो लेटिमेसी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पैरों पर खड़ा करने के लिए, इसी तरह से उसकी जो स्ट्रेंथन है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है, दरकार होती है। MCQ 34. Which organizational theory urge that employees are motivated by more than just financial incentives? अच्छा, आप ज़रा अपनी जिनको आवाज़ कम आ रही है तो वो अपनी जो वॉल्यूम है मोबाइल की उसको तेज़ करे तो हो सकता है वहाँ से उनको कम आ रही हो। मेरी तरफ से तो पूरी मैंने वॉल्यूम जो है वो तेज़ की हुई है और अपनी जो आवाज़ है उसकी वॉल्यूम भी मैंने तेज़ की हुई है, ठीक है। तो कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है जो कि इस बात पर वो ये बात करती थी कि एम्प्लॉयज़ जो है आर मोटिवेटेड बाय मोर देन जस्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड दैट सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर आल्सो प्ले अ रोल, ठीक है।
कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी थी जो कि ये बात करती थी कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ना सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव के ज़रिए मोटिवेट कर सकते हैं और उनको मोटिवेटेड रख सकते हैं, बल्कि उनको अगर हम उनकी जो सोशल और जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसको भी अगर हम फॉलो करें, उसको हम क्या करें, पूरा करें उन नीड्स को, तो इससे भी उनकी जो मोटिवेशनल लेवल है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी और वो अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये हमारे साथ मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड आता है। ठीक है, मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड का मैंने आपको बताया कि मेस्लो हायरार्की इब्राहम मेस्लो ने एक मॉडल पेश किया था इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। ठीक है, जिसमें उसने 5 लेवल्स बताए थे। ठीक है, 5 लेवल्स बताए थे ह्यूमन नीड्स के। ठीक है, और वो 5 लेवल्स कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ फिजियोलॉजिकल नीड आता है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये हर एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है और हर एक इंसान चाहता है कि ये ज़रूरत मेरी पूरी हो जाए, और जब ये ज़रूरत पूरी होती है तो उसको फिर सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारे साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आती है। हर एक इंसान चाहता है कि मेरी जो माल दौलत है वो सेफ रहे। ठीक है, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरी जो फैमिली है वो सिक्योर रहे। ठीक है, तो अगर ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड उनकी पूरी होती है, ठीक है, तो इससे वो क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, सेटिस्फेक्शन उनको महसूस होगी। तीसरी जो हमारे साथ लेवल है वो क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस है। हर एक इंसान जो है वो चाहता है कि उसकी फैमिली हो। ठीक है, हर एक इंसान, सिंगल बंदा जो है वो चाहता है कि उसका जो है पार्टनर हो। ठीक है, उसकी शादी हो, इसी तरह से उनके बच्चे हो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, लव एंड बिलोंगिंग कहते हैं। तीसरा लेवल है। चौथा लेवल हमारे साथ क्या है, चौथा लेवल हमारे साथ सेल्फ इस्टीम है। हर एक इंसान जो है वो ये चाहता है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ, मैं लोगों को दिखाऊं कि हाँ मैं भी एक चीज़ हूँ, हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैंने भी अचीवमेंट हासिल की है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेल्फ इस्टीम। और आखिर में हमारे साथ जो पाँचवें नंबर पर आता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हर एक इंसान जो है जितनी जितनी उन्होंने लाइफ फेस की होती है, एक्सपीरियंस की होती है, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर वो फिर डिसीजन लेता है। ठीक है, और वो अपने जो अचीवमेंट है, अपनी जो अनअचीवमेंट है, तो उसको रिकॉल करके फिर क्या करते हैं, अपनी लाइफ को इवॉल्वेट करता है। तो ये 5 लेवल से हैं हमारे साथ मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के। ठीक है, ये माइक काइंडली आप जो है म्यूट कर दें, मैं एक एमसीक्यूज बताने वाला हूँ, इसके हवाले से ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। आपकी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड के हवाले से एक मुकम्मल टॉपिक मौजूद है, और इसके हवाले से ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो हमारे साथ मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो पिरामिड है उसका जो कंप्लीट ऑर्डर है, ठीक है, वो हमें बताए। तो ऑर्डर से मुराद ये है कि पहले लेवल पर हमारे साथ क्या है, पहले लेवल पर हमारे साथ क्या आता है, पहले लेवल पर हमारे साथ फिजियोलॉजिकल नीड आता है। अपने साथ लिखे, पहले लेवल पर हमारे साथ फिजियोलॉजिकल नीड आता है। दूसरे लेवल पर हमारे साथ क्या आता है, सेफ एंड सिक्योरिटी आती है। तीसरे लेवल पर हमारे साथ क्या आता है, तीसरे लेवल पर हमारे साथ लव एंड बिलोंगिंग आती है। चौथे लेवल पर हमारे साथ सेल्फ इस्टीम आता है, और पाँचवें नंबर पर हमारे साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। ठीक है, तो ये 5 लेवल है। एमसीक्यूज में आप इसी ऑर्डर से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 35 की तरफ। कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिसोर्स बेस्ड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द की सोर्स ऑफ सस्टेन कम्पिटिटिव एडवांटेज। कहते हैं कि रिसोर्स बेस्ड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो कौन सी की सोर्स है हमारे साथ जिसके ज़रिए हम अपनी जो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस है उसको सस्टेन रख सकते हैं, उसको हम मेंटेन रख सकते हैं। तो वो हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन हो, ह्यूमन कैपिटल एंड नॉलेज एसेट। हमारे साथ अगर नॉलेज ज़्यादा रहेगी, अगर इंफॉर्मेशन हमारे साथ ज़्यादा रहेगी, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज है, एक्सपर्ट्स हमारे साथ ज़्यादा रहेंगे, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होगी वो क्या होंगी, वो स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, और इसी तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कंपटीशन फील्ड में जो है वो ला सकते हैं, लोगों के साथ
उसको जो है हम कंपटीशन में रख सकते हैं। MCQs 36 which organizational theory emphasizes the importance of clear goal, feedback and accountability in achieving organizational performance। तो देखिए अब यहाँ पर भी आप लोग जो है इसी स्टेटमेंट से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी जो कि क्या करती थी, सपोर्ट करती थी क्लियर गोल, फीडबैक और अकाउंटेबिलिटी को किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर गोल्स की बात आई है, फीडबैक की बात आई है, अकाउंटेबिलिटी की बात आई है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कंटेंजेंसी थ्योरी है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी, इनोवेशन है एंड गोल सेटिंग थ्योरी है। तो ऑप्शन ए हमारे साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा, गोल सेटिंग थ्योरी। MCQs 37 which organizational theory urged that organization can increase their effectiveness by developing alliances and partnership with other organization। कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी थी जो कि ये बात करती थी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं कैसे, अलाउंसेस देकर और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके। तो ये बात किसने की थी, ये बात जो है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में की गई थी। ठीक है, मतलब अपने नेटवर्क को बढ़ाकर हम अपने जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। MCQ 38 according to contingency theory of organization what is the key determinant of organizational structure and design। कंटेंजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो कौन सा की फैक्टर, बुनियादी फैक्टर होता है, बुनियादी बात होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट अनसर्टिनिटी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इसके साथ साथ जो अनसर्टिनिटी होती है, तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा जो है बुनियादी फैक्टर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाने में और उसको डिज़ाइन करने में। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और जो एनवायरनमेंट के साथ जितने भी अनयूजुअल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, MCQ 39 which organization theory argued that the organization culture is shaped by its founder and this culture can persist even after the founder have left। ठीक है, कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी थी जो कि ये बात करती थी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, कल्चर से मुराद जो तौर तरीके हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको जो है फाउंडर जो है वो क्या करता है, शेप देता है। और इसी तरह से ये कल्चर जो है उस फाउंडर के जाने के बाद भी फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। तो ये बात किसने की थी, ये बात फाउंडर थ्योरी में की गई थी। ठीक है, MCQ 40 which organizational theory argues that organizations are political arenas where different groups compete for power and resources। कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी जिन्होंने जो है ये बात की थी उस थ्योरी में कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये असल में पॉलिटिकल एरियाज होते हैं। ठीक है, जहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, पावर में भी, पावर के लिए भी और रिसोर्सेज के लिए भी, कि हमारे साथ ज़्यादा पावर और ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाए, कोई कहता है कि हमारे साथ, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और इसी बेस पर फिर ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होते हैं। MCQ 41 which of the following is not a type of healthcare organization। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के मंजर में से कौन सा टाइप में नहीं आता। तो लॉ फॉर्म जो है ये हमारे साथ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स में नहीं आता, बाकी हॉस्पिटल, क्लिनिक और हॉस्पिस ये हमारे साथ जो है ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ केयर के टाइप में आते हैं। ठीक है, MCQ नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल। मंदिर में से कौन सी जो है हॉस्पिटल के टाइप में आती है। तो चाइल्ड हॉस्पिटल जो है ये हमारे साथ हॉस्पिटल की एक किस्म है। ठीक है, MCQ 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आउट पेशेंट फैसिलिटी। मंदिर जेल में से वो कौन सी जो है हमारे साथ आउट पेशेंट फैसिलिटीज़ की किस्म में नहीं आता। तो नर्सिंग होम जो है ये आउट पेशेंट फैसिलिटीज़ में नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा MCQ 44 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। मंदिर जेल में से वो कौन सी किस्म है जो कि लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ में आती है। तो वो हमारे साथ हाउस पीस है। ठीक है, हाउस पीस क्या है, हाउस पीस से मुराद ऐसे पेशेंट जो कि टर्मिनली इल होते हैं, जो कि मरने वाले होते हैं, जो कि टर्मिनल स्टेज पर होते हैं। ठीक है,
तो उनको जो है फिर ऐसा केयर दिया जाता है जिससे उनको जो है पीसफुल डेथ वाक़या हो जाए और उनको जो है डेथ होने में उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना सहनी पड़े। तो हाउस भी जो है ये लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ की एक किस्म है, ठीक है। MCQ 45, which of the following is a type of home health home health care organization? मंदरजा झील में से कौन सी जो है वो हमारे साथ होम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स में आता है? तो वो हमारे साथ नर्सिंग एजेंसी जो है होम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में आता है। MCQ 46, which of the following is a type of managed care organization? Managed care organization managed care organization की कौन सी टाइप है? मंदरजा झील में से कौन सी टाइप जो है ये हमारे साथ मैनेज हेल्थ केयर के ऑर्गेनाइजेशन में आती है? तो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारे साथ एक किस्म है मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, हेल्थ को किस तरह से मेंटेन रखना है, किस तरह से सस्टेन रखना है। तो इसके लिए मुख्तलिफ प्लानिंग की जाती है, मुख्तलिफ जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। तो ये हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ही बनाए जाते हैं। MCQs 47, which of the following is the type of specialty hospital? तो स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो टाइप है उसमें हमारे साथ रिहाइबिलिटेशन हॉस्पिटल आता है। रिहाइबिलिटेशन हॉस्पिटल ये हमारे साथ वो पेशेंट होते हैं इस यहाँ पर जो कि अपनी जो डिसऑर्डर होती है या अपनी जो डिसेबिलिटी होती है उससे शिकार हुए होते हैं, और उस डिसेबिलिटी के साथ उनको हमने किस तरह से दोबारा लाइफ की तरफ लाना है, किस तरह से उनको जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ लाना है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है वो पोलियो का शिकार हुआ है, ठीक है, या वो एक्सीडेंट की वजह से जो है वो मफलूज हो गए हैं या अपाइज हो गए हैं, तो वो जो है मुकम्मल तौर पर उनकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसे पेशेंट को हम किस तरह से ज़िंदगी की तरफ दोबारा लाएंगे, किस तरह से उनकी लाइफ को दोबारा से बहाल करेंगे, तो इसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, ठीक है। MCQs 48, which of the following is not a type of physician practice? मंदिर में से कौन सी जो है ये हमारे साथ फिजिशियन प्रैक्टिस के टाइप में नहीं आता? तो रिटेल क्लिनिक प्रैक्टिस जो है ये फिजिशियन प्रैक्टिस के टाइप में नहीं आता, ठीक है। MCQs 49, which of the following is a type of mental health organization? So mental health organization के टाइप में हमारे साथ साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो है ये आता है, ठीक है, ऑप्शन बी। MCQ 50, which of the following is not a type of long-term care facilities? Long-term care facilities के हवाले से हमारे साथ वो कौन सी टाइप है जो कि लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ में नहीं इंक्लूड? वो हमारे साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड पर मुश्तमिल होती है, जिसमें हम एक शॉर्ट टाइम में क्या करते हैं, अपने पेशेंट को मैनेज करते हैं, उनको जो है उस इमरजेंसी सिचुएशन से निकालते हैं और फिर हम उनको जो है नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। MCQ 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन मैनेजमेंट? MCQs के हवाले से ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन मैनेजमेंट और स्टाफ मैनेजमेंट, ठीक है, लाइन स्टाफ और लाइन मैनेजमेंट एंड स्टाफ मैनेजमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। लाइन मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स में क्या आती है? लाइन मैनेजमेंट की जो खसूसियात है वो ये होते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द कंपनी गोल्स, ठीक है। लाइन मैनेजमेंट का काम ये होता है कि ये कंपनी के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ लाइन मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं, ठीक है। जबकि जो स्टाफ मैनेजमेंट है वो क्या करती है, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उन प्रोडक्ट के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, जो ज़राए होते हैं, इसी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इसी तरह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो इन सब चीज़ों का बंदोबस्त कौन करते हैं? इन सब चीज़ों का बंदोबस्त जो है स्टाफ मैनेजमेंट करती है, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ MCQ 52 में क्या आता है? MCQ 52 में ऑप्शन सी आता है, जिसमें कहते हैं कि दे प्रोवाइड एडवाइस एंड सपोर्ट टू द लाइन मैनेजमेंट। लाइन मैनेजमेंट को ये क्या करती है? प्रोवाइड सपोर्ट भी देती है और एडवाइस भी देती है। सपोर्ट इस तरह से देती है कि जितनी भी चीज़ें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए तो वो देते हैं, और इसी तरह से उनको एडवाइस देते हैं कि किस तरह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। MCQ 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टाफ फंक्शन? स्टाफ फंक्शन के एग्जाम्पल में हमारे साथ क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्सेज, मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन सी, ठीक है।
MCQ 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन फंक्शन। लाइन फंक्शन के एग्जाम्पल में क्या है, ऑपरेशन। मैंने आपको बताया जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको बनाना, जो ऑब्जेक्टिव है उस पर काम करना, तो ऑपरेशन ये हमारे साथ लाइन फंक्शन की एग्जाम्पल है। MCQ 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लाइन मैनेजमेंट। लाइन मैनेजमेंट के डिसएडवांटेज में जो नुकसान है उसमें क्या आता है, दे हैव लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी, ठीक है। इसमें हमारे साथ कंपनी के जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एक ख़ास हद तक होता है, ठीक है, जो कि उससे तजावुज़ नहीं करते और उसी के मुताबिक जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। MCQ नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या है। इसके फ़ायदे ये है कि दे हैव अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये अपने कंपनी के लिए जो है वसी जो है सोच करते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ रिसोर्स जो है वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं जिससे उनकी कंपनी को क्या मिले, फ़ायदा मिले, उसको जो है अचीवमेंट हासिल हो आसानी से, ठीक है। सो इसके जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है। MCQ 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट। स्टाफ स्पेशलिस्ट की एग्जाम्पल क्या है, फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट से मुराद जो हिसाब किताब वाले जो लोग होते हैं, जो कि हिसाब किताब रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है तो इस पर कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा हमने कर लिया है और मज़ीद कितना खर्चा हमने करना होगा। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है ये स्टाफ स्पेशलिस्ट की एक एग्जांपल है, ठीक है। MCQ 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर में हमारे साथ जो सेल मैनेजर है, ठीक है, ये आते हैं सेल मैनेजर, ठीक है, ऑप्शन सी। MCQ 59 which of the following is a primary responsibility of line manager। लाइन मैनेजर की पहली जिम्मेदारी क्या आती है, क्या होती है, तो लाइन मैनेजर की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंपनी पॉलिसीज़। जितने भी कंपनी ने पॉलिसीज़ जो है वो बनाए हैं तो उन पॉलिसीज़ पर अमल करना और उस पर उसके मुताबिक जो है प्रोडक्ट्स बनाना, उसको डेवलप करना, ये क्या है, ये लाइन मैनेजर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। MCQ 60 which of the following is a primary responsibility of staff management। so providing which of the following is a primary responsibility of staff manager। staff manager की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड सपोर्ट टू लाइन मैनेजर। अभी मैंने आपको कहा था कि स्टाफ मैनेजर का काम ये होता है कि ये लाइन मैनेजर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उनको एडवाइस देते हैं, उनके लिए रिसोर्सेज ढूंढते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, ठीक है। तो आज के लिए जो है मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल से फिर हम 1.5 क्या कहते हैं, 1.5 घंटे के बजाय हम पूरा 2 घंटे क्लास लेंगे, जिसमें हम जो है 1 यूनिट तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ जो है हम इजाफी करेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट जो जो जिन स्टूडेंट ने अभी कहा कि ये स्लाइड्स हमें चाहिए, तो ये वो स्लाइड्स है जो कि मैंने यूनिट वाइज स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी और पर सब्जेक्ट जो है 600 रुपीज़ है। इसके अलावा जो पाक स्टडी है वो तो ऑलरेडी मैंने सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, जो कि बिल्कुल फ्रीली किए, ठीक है। तो आपने जो है सिर्फ 5 सब्जेक्ट की पेमेंट करनी होगी। तो जिसको भी चाहिए तो वो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बताया है, डिटेल भी शेयर की है, तो वो अपने लिए बाय कर ले, क्योंकि यही एक ही आपके पास सोर्स है जिसके ज़रिए आप अपने पेपर को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको जो है आज की क्लास पसंद आई है तो वो भी काइंडली ग्रुप में जो है फिर मैसेजेस कर ले, फीडबैक अपनी दे दे, ठीक है, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ले और अपने जो पेपर्स है उसको क्लियर करे, ठीक है। ये टाइम जो है मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली निकाला है ताकि आपको जो है कुछ ना कुछ हेल्प मिले और आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा MCQs भी आपने जो है याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम क्लास जो है पूरे 10 बजे स्टार्ट करेंगे और फिर उसको कंटिन्यू रखेंगे और MCQs नंबर 60 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।